सो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेड केमिस्ट्री। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम व्हीटिक रिएक्शन की पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। सो पार्ट 2 के अंदर में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इलाइट। और टाइप्स ऑफ इलाइट पढ़ने से पहले हम व्हीटिक रिएक्शन की ट्रिक को देखेंगे। दैट इज हम लोग कैसे जल्दी प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, व्हीटिक रिएक्शन की प्रोडक्ट को कैसे हम जल्दी से तैयार करेंगे। इसलिए प्लीज यहां पर सामने देखना। अगर आप लोग बोर्ड के ऊपर नहीं फोकस करोगे ये ट्रिक आपको समझ नहीं आ सकते, तो प्लीज बोर्ड के ऊपर फोकस करो। तो इस पे देखो, तो मैंने क्या बोला था सर, व्हीटिक रिएक्शन कब होगा? जब एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ फास्फोरस इलाइट की रिएक्शन करवा दोगे तभी व्हीटिक रिएक्शन होगा। तो मेनली यहां पर फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा सर? यहां पर फास्फोरस इलाइट है कि नहीं, इसके ऊपर। अब यहां पर प्लीज इस ट्रिक को ध्यान से देखो। क्या होगा यहां पर, क्या है, मैंने एक फास्फोरस इलाइट लिया, उसके साथ एक जनरल सा कार्बोनिल कंपाउंड लिया। तो यहां पर क्या होगा ट्रिक, ये जो PH3P है उसके साथ जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन की मुलाकात करवा दो। तो क्या हो जाएगा? PH3P डबल बॉन्ड दो। दैट इज PH3P डबल बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन की एक अटैचमेंट हो जाएगा। और उसको छोड़ के जो यहां पर प्रेजेंट है, दैट इज RC, यहां पर R' और इसके साथ जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किसके साथ अटैच हो जाएगा सर? ये जो CH2 यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पर एल्कीन भी फॉर्म हो गया, उसके साथ साथ बोलो यहां पर क्या फॉर्म हुआ सर? फॉस्फीन ऑक्साइड भी फॉर्म हो गया। एकदम सही। तो फॉस्फीन ऑक्साइड के साथ साथ यहां पर एल्कीन भी फॉर्म हो गया। अब देखो यहां पर एल्कीन, कैसा एल्कीन फॉर्म हुआ, E या Z, वो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने एक जनरल से एग्जांपल दिया। अब यहां पर हम देखेंगे व्हीटिक रिएक्शन की प्रोडक्ट में E बनेगा कि Z बनेगा, वो एक चीज के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट है। कौन सा चीज? ये इलाइट के ऊपर। हमने कैसा इलाइट लिया उसके ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट होगा कैसा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, दैट इज E होगा कि Z होगा। तो हम अब देखेंगे इलाइट के बारे में। तो पिछले क्लास में मैंने इलाइट के ऊपर जो जनरल इंफॉर्मेशन था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज चेक कर लो। यहां पर देखो सर, ये जो इलाइट है ना, इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। सर किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे आप लोग इसको क्लासिफाई करोगे? नेचर ऑफ सब्सटेंस एट द इलाइट कार्बोनाइल कार्बन। सर कुछ समझ नहीं आया, पाती भाषा में बोलिए ना। यही है कि इलाइट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे? कैसा सब्स्टिट्यूएंट इलाइट की कार्बोनाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है। समझ में आया? इसका मतलब ये जो इलाइट की कार्बोनाइलिक कार्बन है, इसके साथ कैसा सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज कैसा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, वहां पर एक केस बन जाएगा इसका मतलब। और कोई भी अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो और एक केस बन जाएगा। इसका मतलब सर दो टाइप्स मैं बोल सकता हूं। एकदम सही आपने बोला। तो क्या होगा, इलाइट को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसके ऊपर? ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट द इलाइट कार्बोनाइलिक कार्बन। तो इलाइट को हम दो टाइप में कैसे कैटेगोराइज किया आपने देख लिया, ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर दो टाइप का नाम होता है, स्टेबिलाइज्ड इलाइट और अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट। सर स्टेबिलाइज्ड इलाइट क्यों बोल रहे हैं, अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट क्यों बोल रहे हैं? देखो सामने देखो, इस पे फोकस करो। क्यों स्टेबिलाइज्ड इलाइट? क्योंकि यहां पर स्टेबिलाइज्ड इलाइट के केस में हमको जो फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो इलाइट की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर इलाइट के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू इलाइट कार्बन। तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। तो यहां पर क्या है सर, RC डबल बॉन्ड हो, उसके साथ CH के ऊपर माइनस, और यहां पर ये आप बोल सकते हो कि इलाइट की पार्ट है। तो इस कार्बोनाइलिक कार्बन के साथ सर ये तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। और जब जब सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज को सर स्टेबिलिटी मिल जाएगा। और अगर स्टेबिलिटी मिल जाए तो ये इलाइट कैसे कन्वर्ट होगा सर? ये इलाइट तो स्टेबिलाइज्ड इलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम सही। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलाइजेशन हो रहा है सर। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है क्या? स्टेबिलाइज्ड इलाइट। समझ में आ रहा है?
अब देखो यहां पर स्टेबिलाइज्ड इलाइट के केस में कौन सा एल्कीन प्रीडोमिनेंटली फॉर्म होगा वो आपको जानना पड़ेगा। दैट इज जब जब से स्टेबिलाइज्ड इलाइट होगा तब हमको ई एल्कीन को बनाना पड़ेगा। दैट इज ई एल्कीन प्रीडोमिनेंटली फॉर्म होगा। इसका मतलब सर जेड नहीं बनेगा, अरे जेड भी बनेगा पर इसका अमाउंट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है सर, ई एल्कीन की मेजर बन जाएगा। दैट इज मेजर प्रोडक्ट के तौर पे ये ई एल्कीन बन जाएगा। सर किसके केस में? स्टेबिलाइज्ड इलाइट के केस में। एकदम सही। अब यहां पर देखो तो स्टेबिलाइज्ड इलाइट की कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये जो इलाइट है ये स्टेबिलाइज्ड इलाइट की एग्जांपल है। अब इसको छोड़ के इसको भी देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है। अब अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट, अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट मतलब सर जो कार्बन आयनिक कार्बन है ना उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। डोनेटिंग ग्रुप मतलब सर अगर उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है, इसका मतलब वो चीज तो अनस्टेबल हो रहा है और वी कैन से डिस्टेबिलाइज तो हो रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट। तो अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट की जब जब मैं बात बताऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू इलाइट कार्बन। ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल सर एल्काइल ग्रुप। एकदम सही। तो यहां पर क्या हो रहा है, और दे रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्टेबिलाइज कर रहा है। दैट इज डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और इस केस में जो एल्कीन की फॉर्मेशन होता है वो होता है जेड एल्कीन। यहां पर मैंने क्या लिखा सर, जेड एल्कीन प्रीडोमिनेंटली फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है बोलो ना, अरे जेड एल्कीन की अमाउंट ज्यादा होगा। दैट इज जेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो इसको प्लीज नोट कर लो। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर इस इंफॉर्मेशन को आप लोग मोटा मोटी तौर पे गैदर कर सकते हो, एक नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में, प्लीज नोट डाउन कीजिए। अगर एक याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। यहां पर बहुत सारे मैंने इंफॉर्मेशन बोल दिया, नोट कीजिए प्लीज, ठीक से नोट कीजिए। तो चलो गाइस अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमको ये दो चीज याद रखना पड़ेगा, क्या, अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट गिव्स जेड एल्कीन, स्टेबिलाइज्ड इलाइट गिव्स ई एल्कीन। अब इस क्वेश्चन को प्लीज देखना, इस पे देखो गाइस, इस पे देखो। अब यहां पर क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके साथ यहां पर एक फॉस्फोनियम सॉल्ट दिया गया है और यहां पर बेस दिया गया है। तो फॉस्फोनियम सॉल्ट के साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा देंगे तो क्या फॉर्म होगा सर, वहां से हम फॉस्फोरस इलाइट की जनरेशन कर लेंगे। अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन होता है ना बहुत ही एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन के साथ ये फॉस्फोरस अटैच्ड है और फॉस्फोरस का काम क्या है, देखो फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर 3 फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन हो जाएगा ना, ये हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक हो जाएगा, भयानक एसिडिक हो जाएगा। तो क्या होगा, बेस प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है सर, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां से ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा CH3 CH माइनस, उसके साथ PPH3 पॉजिटिव और यहां पर Br माइनस। अब इससे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड PPH3। ओके, अब यहां पर देखो, प्लीज देखो, ये क्या है सर, फॉस्फोरस इलाइट। और फॉस्फोरस इलाइट के साथ साथ अगर मैं इलाइट की कैटेगराइज कराऊं तो ये स्टेबिलाइज्ड इलाइट और अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट। सर ये तो अनस्टेबिलाइज्ड इलाइट है, स्टेबिलाइज्ड तो एकदम ही नहीं है, स्टेबिलाइज्ड इलाइट ये नहीं है, अनस्टेबिलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है और ये एल्किल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो ये जो कार्बन आयन है इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबिलाइज कर देगा। तो अल्टीमेटली यहां पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा सर, जेड एल्कीन। तो जेड एल्कीन को तैयार कर दो तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जेड एल्कीन हमने बना लिया, यही हमारा मेजर हो जाएगा जेड एल्कीन, जेड एल्कीन। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखो, ये मॉलिक्यूल दिया गया, इसके साथ ये बेस दिया गया है और ये मॉलिक्यूल दिया गया, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन तो एसिडिक है और बेस भी प्रेजेंट है, तो यहां पर वो माइनस कर दो। अब ये जाके यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट हो जाए तो ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई देगा, हाँ या ना। ये ऑक्सीजन, उसके साथ
ये कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड, उसके साथ फिर से और एक कार्बन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर PPH3 प्लस और Br माइनस। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो H है। अब इससे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा हो जाता है सर? यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड कर दोगे वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, तो ऐसा दिखाई देगा ना, ऐसा दिखाई देगा। अब ट्रिक क्या होगा, ट्रिक क्या होगा, मैंने पहले ही बोला आज की क्लास में क्या होता है, PPH3 के साथ जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को चिपक देना और उसको छोड़ के ये जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ इस कार्बन की नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यहां पर कौन सा होगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ऐसा दिखाई देगा, यहां पर इस कार्बन के साथ इस कार्बन की डबल बॉन्ड और PPH3 डबल बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन की। गॉट इट? तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल के केस में सर ई एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये जो इलाइड है ये तो स्टेबिलाइजिंग इलाइड है। स्टेबिलाइजिंग इलाइड विल ऑलवेज गिव, बोलो देख के ही बोलो, ई एल्कीन। तो अगर ई एल्कीन होगा तो ई एल्कीन बना दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट यहां पर बना रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो। यहां पर तो हमने ई एल्कीन को फॉर्म कर दिया, तो यही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो वीटिक रिएक्शन पार्ट 2 कंप्लीटेड। तो इसको प्लीज अच्छे से करके जाना, और अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो तो जुइफिल बुक की सवाल, कैरोथस बुक की सवाल, क्लेरेन बुक की सवाल आप इसके बाद प्लीज कर लेना। तो एग्जामिनर इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं देगा, ओके? अगर देगा भी इसके अंदर से ही, ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक देखा इसके अंदर से ही देगा, इससे बाहर से कभी भी नहीं दे सकते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय टू एवरीवन।